मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में जियोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित एमएससी तथा बीएससी सेकेंड ईयर के जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटिग्राफी यानी स्तरित शैल विज्ञान प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के बारे में जानकारी साझा करेंगे। जियोलॉजी की एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच स्ट्रेटिग्राफी अर्थात स्तरित शैल विज्ञान, जिससे कि हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजी में जिन चट्टानों का हम अध्ययन करते हैं उनकी एज के बारे में और तमाम चट्टानों के एज कोरिलेशन से संबंधित जो विधा है स्ट्रेटिग्राफी, उस स्ट्रेटिग्राफी या स्तरित शैल विज्ञान के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या हैं, उस पे इस व्याख्यान में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत की बात करें उससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना उचित समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों है। दुनिया में विभिन्न जगहों पर, जैसा कि हमने पहले भी व्याख्यान में बताया, 3 प्रकार की जो मुख्य चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, अर्थात इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती है। इनमें से जो स्तरित शैल विज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो अवसादी चट्टानें हैं उनका महत्वपूर्ण रोल यहाँ इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि जो स्ट्रेटिग्राफी है उसमें स्तरित शैल विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी में जब हम चट्टानों को कोरिलेट करते हैं तो उन कोरिलेट करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादातर अवसादी चट्टानों पर खरे उतरते हैं। इसलिए अवसादी चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अवसादी चट्टानें अवसादन के साथ अवसाद के संस्तर दर संस्तर जमाव के कारण निर्मित होती है। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है, स्मॉल यूनिट, जिसे हम बेड या संस्तर कहते हैं, वहाँ से जब हम जियोलॉजी में चट्टानों का कोरिलेशन प्रारंभ करते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए फला लोकेशन की कोई एक चट्टान का एरिया है और वहाँ अवसादी चट्टान है। वहाँ एक अवसादी चट्टान भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। उनका क्रम ज्ञात करना, कब वो बनी, कैसे बनी, अगर एक से ज़्यादा है तो पुरानी कौन सी है, नई कौन सी हैं, और फिर इनका कोरिलेशन। मान लीजिए ये लोकेशन की बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए डीडवाना की बात कर रहे हैं, तो ऐसी ही चट्टानें या इससे भिन्न चट्टानें दूसरी लोकेशन बी पर, जैसे जोधपुर में है, तो डीडवाना और जोधपुर की चट्टानों में क्या आपस में कोई समानता हो सकती है या इनके बीच में कोई कोरिलेशन हो सकता है? अगर नहीं भी है तो इन दोनों के बीच में से जब इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कौन सी यंगर है, कौन सी ओल्डर है। तो ये सब चीज़ें जब स्ट्रेटिग्राफी में हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले इन कोरिलेशन के मापदंड या इनके पैरामीटर्स पर चर्चा करना आवश्यक है। इसीलिए स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत की आवश्यकता है और इस व्याख्यान में हम स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। स्तरित शैल विज्ञान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न शैलों का अध्ययन कर उनको वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत कर भूवैज्ञानिक समय चक्र यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार जिस क्रम में वे निर्मित हुए उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने देखा सबसे नीचे सबसे पुरानी चट्टानें
आर्कियन एज की, उसके बाद प्रोटोजोइक्स, प्रोटोजोइक्स के बाद पेलियोजोइक्स, उसके बाद मीजोजोइक्स और उसके ऊपर सिनोजोइक्स। और सिनोजोइक्स में भी हमने देखा टर्सरी और क्वाटरनरी इसकी अलग अलग कालखंड की विभिन्न विभिन्न चट्टानों का एक पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इस सेटअप में दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चट्टानों को किस तरह से सेट किया जा सकता है, उसके लिए ये स्तरित सेल विज्ञान के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी सेलों में से केवल अवसादी सेलों को ही अर्थात केवल सेडिमेंट्री रॉक्स को ही इस प्रकार सरलतापूर्वक व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्ट्रेटिग्राफी में सेडिमेंट्री रॉक्स की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें स्तरों के अवसाद का क्रम अपेक्षाकृत सरलता से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म भी उनकी आयु निर्धारित करने में सहायक होते हैं। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में जीवाश्मों का अभाव होता है और स्तरों के निर्माण का क्रम निर्धारण अपेक्षाकृत दुष्कर होता है। दुष्कर इसलिए क्योंकि आग्नेय चट्टानों में संस्तर तो होते नहीं हैं, वो चूँकि कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा और लावा से बनती है, इसलिए उसमें फ्लोज होते हैं, प्रवाह होते हैं। और अवसादी चट्टानों में संस्तर या बेड होते हैं। तो ये डिफरेंस होने के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा यहाँ सिग्निफिकेंट हो जाती है। अतः स्तर विन्यास के अध्ययन में निम्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिनके बारे में अगली स्लाइड्स में अपन चर्चा करेंगे। दो स्थानों के शैलों के सहसंबंध निर्धारण में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण देके बताया, जैसे डीडवाना और जोधपुर की दो अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न या एक ही प्रकार की चट्टानें अगर हैं, तो उनको किस तरह से कोरिलेट करते हुए इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सेट कर सकते हैं और उनका सहसंबंध चाहे वो एक तरह की हो चाहे अलग अलग तरह की हो, उनको हम इन सिद्धांत के आधार पर स्टडी कर सकते हैं। ये 10 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफी या अपन कहें इस तरीके के सेल सिद्धांत जो हैं, इस तरीके सेल विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, वो महत्वपूर्ण घटक या महत्वपूर्ण पैरामीटर ये 10 हैं। नंबर 1 है अध्यारोपण क्रम अर्थात ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरा है सेलकीय तथा रासायनिक लक्षण, वो जो चट्टानें हैं उनके लिथोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स क्या हैं उसके आधार पर। तीसरा है जीवाश्म अंश, फॉसिल कंटेंट। यहाँ ये फिर एक बार वही बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जीवाश्म चट्टानों में मिलते हैं, लेकिन हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक अगर सेडिमेंट्री रॉक, प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट्री रॉक से अगर मेटामॉर्फिक रॉक बनी है तो उसमें फॉसिल होना संभव हो सकता है। चौथा कैटेगरी जो पैरामीटर है वो स्तर विन्यास की अखंडता यानी स्ट्रेटिग्राफिक कंटिन्यूटी। पांचवा पैरामीटर है विषम विन्यास या अनकन्फर्मिटी। सिक्स्थ पैरामीटर है कायांतरण की मात्रा, डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सेवंथ है आग्नेय अंतर्वेदों से संबंध, रिलेशन विथ इग्नियस इंट्रूजन्स। आठवां पैरामीटर है संरचनात्मक एवं विवर्तनिक विक्षोभ यानी कि स्ट्रक्चरल एंड टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस। 9 नंबर पश्चात धातु अवसादों से संबंध अर्थात रिलेशन विथ एपिजेनेटिक ओर डिपॉजिट्स। और 10वां है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता के आधार पर। तो ये 10 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम चट्टानों के बीच में आपस में उनका क्या सहसंबंध हो सकता है और उसके आधार पर हम इनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक समान या विभिन्न चट्टानों को किस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है अध्यारोपण का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत बेसिक है। अगर किसी क्षेत्र में संस्तर पाए जाते हैं और एक से अधिक संस्तर पाए जाते हैं तो थंब रूल ये कहता है कि जो सबसे नीचे संस्तर पाया जाता है वो सबसे पुराना है, उससे ऊपर उस
पाया जाने वाला संस्तर उससे कंपैरेटिवली यंगर है। और जो जो हम ऊपर जाएंगे वो नीचे से ऊपर जो मिल रहे हैं वो यंगर एज के होंगे, और सबसे ऊपर पाया जाने वाला संस्तर यंगेस्ट नवीनतम होगा। अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने पर हमको नए बैड्स यंगर एज के मिलते हैं। तो अध्यारोपण का क्रम का सिद्धांत जो है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवसादी सेल संस्तर अपने से नीचे के स्तर पर अध्यारोपित होता है, अतः उसकी आयु अपने से नीचे के स्तर से कम होती है। इस प्रकार सबसे नीचे स्थित सेल संस्तर सबसे पुराना होता है, ऊपर की ओर के स्तर क्रमशः कम आयु के होते हैं, ऊपर का स्तर सबसे नया होता है। अगर एज के हिसाब से मैं आपको समझाने की बात करूं तो अगर एक क्षेत्र में 5 संस्तर हैं तो सबसे नीचे वाला सबसे पुराना और सबसे ऊपर पाए जाने वाला सबसे नवीनतम संस्तर होगा। से फॉर एग्जांपल सबसे नीचे वाला अगर 745 मिलियन ईयर्स का है तो उसके ऊपर पाए जाने वाले 745 से कम आयु के ही होंगे, और सबसे ऊपर वाला हो सकता है 500 मिलियन ईयर्स का भी हो। तो इस तरह से हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर पाए जाने वाले संस्तर नवीनतम संस्तर होंगे और उनकी आयु नीचे वाले संस्तरों से कंपैरेटिवली कम होगी। दूसरा जो पैरामीटर है सेल की तथा रासायनिक लक्षण, यानी उस क्षेत्र में जो चट्टानें मिल रही है उनके लिथोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स के आधार पर हम उनमें क्या विशिष्टताएं देखकर उनका कोरिलेशन कर सकते हैं। प्रत्येक सेल संस्तर के सेल की एवं रासायनिक यानी लिथोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स उस स्तर के काफ़ी बड़े भाग में एक समान होते हैं। यद्यपि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उनमें पार्श्विक परिवर्तन पाए जा सकते हैं। एक बहुत लंबी दूरी तक हो सकता है उनमें लेटरल चेंजेज पाए गए हो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस में इस प्रकार की समानताएं उनमें पाई जाती है। अब लेटरल जो चेंजेज है उसके बारे में आपको बताऊं तो जैसे उदाहरणतः बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन क्रमशः शैल और लाइमस्टोन में अनुक्रमित हो सकता है। जो हम लंबी दूरी तक तय करेंगे हो सकता है वो फेसिस बदलकर सैंडस्टोन से शैल और लाइमस्टोन में तब्दील हो जाए। यह परिवर्तन उनके निक्षेप वाले स्थान की द्रोणी में स्थिति के कारण होता है, यानी जो बेसिन है उसमें कोई चेंजेज है तो वो उसका रिफ्लेक्शन लिथोलॉजिकल वेरिएशन में नज़र आएगा। एक ही द्रोणी में एक ही समय पर निर्मित होने वाले सेलों में भिन्नता पाई जा सकती है, यानी एक ही बेसिन में एक ही टाइम काल में हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स डिपॉजिट हो सकती है, और इससे इतर अलग अलग समयों पर दो भिन्न द्रोणियों में भी एक समान लक्षण के स्तर पाए जा सकते हैं। पहले वाली कंडीशन से एकदम उलट, यहाँ पर दो अलग अलग बेसिन, उनके निर्माण का समय भी अलग अलग, लेकिन उन दोनों डिफरेंट बेसिन में अलग अलग टाइम के दौरान भी एक ही टाइप की रॉक्स डिपॉजिट हो सकती है। समान लक्षण दिखाने वाले सेल अवसाद के समय समान परिस्थितियों के सूचक हैं, यानी जैसे ए लोकेशन पर अगर सैंडस्टोन बना है और कोई बी या सी लोकेशंस जो बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ पे भी सैंडस्टोन बना है, डिपॉजिट हुआ है, तो निश्चित रूप से उन सभी लोकेशंस पे सैंडस्टोन निक्षेपित होने के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो निश्चित रूप से इन तीनों जगहों पर रहा होगा। इसलिए वो एनवायरनमेंट एक जैसा होगा, इसलिए दूर दूर होते हुए भी वहाँ पर एक ही कैरेक्टर के अवसाद जमा होने से सैंडस्टोन का निक्षेपण हुआ। तीसरा जो घटक है या पैरामीटर है जिसे हम जीवाश्मीय अंश बोलते हैं, फॉसिल कंटेंट। अब चूंकि पृथ्वी की आयु तो 4.6 बिलियन ईयर्स है, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया 630 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 63 करोड़ वर्ष पूर्व जो अपर प्रोटेरोजोइक्स के आसपास का जो समय आ जाता है उससे भी यंगर एज का, उस समय ईडिया कारण जो हम
कालखंड बोलते हैं, 630 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट, उस समय कुछ फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर्स अब रिपोर्ट होने लगे हैं, जिसे हम मीडिया कारण के बोलते हैं चट्टानों में। तो वो लाइफ के सिग्नेचर हैं। उसके बाद जैसा हम कैम्ब्रियन पैलेजोइक में जाते हैं तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इन चट्टानों में भी फॉसिल कंटेंट मिलते हैं। लेकिन लोअर प्रोटेरोजोइक्स में, जहाँ हम अरावलीज और डेलीज की बात करते हैं, वहाँ स्टोमेटोलाइट्स तो मिलते हैं, लेकिन लाइफ के कोई दूसरे फॉसिल सिग्नेचर नहीं मिलते। अतः हम देख सकते हैं कि नीचे वाला जो ओल्डेस्ट पार्ट है, आर्कियन मान लीजिए या लोअर प्रोटेरोजोइक्स मान लीजिए, उसमें फॉसिल्स कंटेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि लाइफ एट दैट टाइम वाज नॉट एग्जिस्टिंग, या अगर थी भी तो फॉसिल कंटेंट में रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इडियाकारण से लेके होलोसीन तक के कालखंड में लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, और उसमें जो फॉसिल्स रिपोर्टेड हैं चट्टानों में, उसके आधार पर भी चट्टानों का कोरिलेशन किया जा सकता है। स्तर विन्यास के अध्ययन में स्तरों में पाए जाने वाले जीवाश्मों का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक जीवाश्म का अपना भूवैज्ञानिक काल होता है तथा सूचक जीवाश्मों की सहायता से काल निर्धारण में अत्यधिक सहायता मिलती है। सूचक जीवाश्म यानी इंडेक्स फॉसिल। इंडेक्स फॉसिल कौन से होते हैं? वो फॉसिल जिनका जियोलॉजिकल टाइम स्पान तो बहुत लिमिटेड था, लेकिन उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड था। तो एक बहुत लिमिटेड समय में वो जियोग्राफिकली बहुत लंबे चौड़े एरिया में उनका फैलाव था, और एक लिमिटेड टाइम तक उनका लाइफ स्पान था। तो ऐसे जो जीवाश्म होते हैं उनको सूचक जीवाश्म या इंडेक्स फॉसिल बोलते हैं। तो अगर किसी चट्टान में इस तरह के इंडेक्स फॉसिल पाए जाते हैं, तो एक ही एज के इस तरह के इंडेक्स फॉसिल अगर 2, 4, 5 अलग अलग लोकेशंस पे चट्टानों में मिलते हैं, तो उन इंडेक्स फॉसिल के आधार पर उन चट्टानों को बहुत दूरस्थ होते हुए भी, एक ही तरह की या भिन्न भिन्न चट्टानें होते हुए भी उनका कोरिलेशन संभव है। इंडेक्स फॉसिल के अलावा दूसरे फॉसिल्स भी इसी तरह से चट्टानों को, विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न चट्टानों या एक ही तरह की चट्टानों को कोरिलेट करने में मददगार होते हैं। जीवाश्मों के आधार पर इस पद्धति में एक कठिनाई यह है कि प्रत्येक जीव विशेष जलवायु और वातावरण में जीता है, अतः उसके जीवाश्म प्राय उन्हीं स्तरों में प्राप्त हो सकते हैं जहां वह रहता था। इस प्रकार वे परिस्थितियां जो अवसाद और जीवों के प्रकार निश्चित करती है, लक्षणाएं कहलाती हैं, फेसिस जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ये लक्षणाएं सेल की अथवा जैविक की अर्थात लिथोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हो सकती है। किन्हीं दो स्थानों के सेलों के जीवाश्मों की तुलना करते समय उनके निर्माण के समय के वातावरण को ध्यान में रखने के लिए उनकी लक्षण का ज्ञान भी आवश्यक होता है। तो ये जो फॉसिल्स मिलते हैं वो कौन सी फेसिस के हैं, और उन फेसिस के आधार पर उनमें लिथोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्या उनमें कैरेक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, उसके आधार पर, और वो जो जीवाश्म मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर उसका जो हैबिटेट था, उसकी जो एनवायरनमेंट था, उसका जो क्लाइमेट था, वो पास्ट क्लाइमेट के बारे में भी ये फॉसिल हमको रिकॉर्ड दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से फॉसिल कंटेंट के आधार पर चट्टानों का विभिन्न प्रकार की शैलों या रॉक्स का कोरिलेशन किया जा सकता है। अगला पैरामीटर जो है वो है स्तर विन्यास की अखंडता, यानी जो सीक्वेंस है, जो बेड्स हैं, वो कंटिन्यू कितने दूरी तक बिना खंडित हुए मिलते हैं। किन्हीं दो स्थानों पर पाए जाने वाले स्तर यदि अखंडित रूप से एक दूसरे से संबंधित हो, मान लीजिए डीडवाना से लेकर मौलासर तक हो या डीडवाना से लेकर जायल तक हो और अखंडित हो, तो ऐसे केस में जैसे मैंने अभी आपको कहा, किन्हीं दो स्थानों पर पाए जाने वाले स्तर यदि अखंडित रूप से एक दूसरे से संबंधित हो तो वे स्तर एक ही काल के माने जा सकते हैं या माने जाते हैं।
कई बार ऐसे स्तरों के ऊपर एक स्थान पर क्रमवार स्तरण मिल जाता है जबकि दूसरे स्थान पर नहीं मिलता। इस प्रकार के उसके निचले हिस्से के बारे में भी हो सकता है। यह हमें स्तर निर्माण के क्रम निर्धारण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया कि डीडवाना से लेके हो सकता है जायल तक कंटिन्यूटी हो। डीडवाना में जो स्तर हैं उनका क्रम 1 2 3 4 5 तक हो, लेकिन जायल में हो सकता है कि वो 1 2 3 तक ही मिले और 4 5 नहीं मिले, या 1 2 3 4 नहीं और 5 मिल जाए, अनकन्फर्मिटी हो जाए। तो ये संभव हो सकता है। लेकिन अगर एक समान संस्तर लंबी दूरी तक पाए जाते हैं और बिना डिस्टर्बेंसेस के पाए जाते हैं तो उनको भी आपस में कोरिलेट किया जा सकता है। अगला जो पैरामीटर है वो है विषम विन्यास, अनकन्फर्मिटी। दो स्तरों के बीच में विषम विन्यास की उपस्थिति उनके निक्षेपण के बीच में व्यवधान का द्योतक है। क्योंकि हम अनकन्फर्मिटी को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द प्लेन ऑफ नॉन डिपोजिशन, यानी वह कालखंड जब निक्षेपण व्यवधानित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे हम विषम विन्यास या अनकन्फर्मिटी बोलते हैं। तो यदि दो संस्तरों के बीच में विषम विन्यास की उपस्थिति है तो वह उनके निक्षेपण के बीच में व्यवधान का द्योतक है और पूर्ण क्रम निश्चित करने के लिए इस व्यवधान काल में निर्मित चट्टानों का दूसरे स्थानों पर जहाँ वे पाई जाती है अध्ययन किया जाता है। फिर से रिमाइंड कराऊँ मैं, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, डीडवाना में जो संस्तर हैं वो मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 है, और जायल में जाकर देख रहे हैं तो वहाँ 1 2 और 3 तो है लेकिन 4 नहीं है और उसके बाद 5 है। तो ये जो 4 डीडवाना में है और जायल में नहीं है, तो 4 वहाँ इसलिए नहीं है कि उस समय वहाँ अनकन्फर्मिटी डेवलप हो गई। वो कालखंड ऐसा है जब 4 के लिए जब डीडवाना में 4 जमा हो रहा था तो 4 को जायल में भी जमा होना था, लेकिन वहाँ इस तरह की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी तो निक्षेपण नहीं हुआ। तो वो जो नहीं हुआ और उसके बाद 5वां वापस परिस्थिति अनुकूल हुई तो 5वां डीडवाना में भी जमा हुआ और जायल में भी जमा हुआ। तो 4 गायब होना जायल में वो विषम विन्यास कहलाता है। तो इस प्रकार अगर किसी एरिया में विषम विन्यास है तो उस विषम विन्यास के आधार पर भी दो विभिन्न प्रकार की जगहों पर भिन्न प्रकार की चट्टानों को भी अनकन्फर्मिटी के आधार पर कोरिलेट किया जा सकता है। अगला जो पैरामीटर है वो है कायांतरण की मात्रा, यानी मेटामॉर्फिज्म अगर उस क्षेत्र में है, और मेटामॉर्फिज्म है तो मेटामॉर्फिज्म की ग्रेड कितनी है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड या हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म, उसमें फेसिस मेटामॉर्फिज्म की भी होती है। तो उसके आधार पर यदि किसी दो विभिन्न क्षेत्रों में मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स की अभी हम इतनी देर तक चर्चा कर रहे थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स के टेरेंस में उनकी रॉक्स की मेटामॉर्फिज्म की ग्रेड क्या है, अगर वो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म एक समान है तो उसके आधार पर भी दो दूरस्थ क्षेत्रों की चट्टानों को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म को रिलेट किया जा सकता है। कायांतरण की मात्रा, एक ही चट्टान विभिन्न मात्रा में कायांतरण से अनेक चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, एक ही प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, औषधि चट्टान है शैल, SHALE, उसका अगर लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो स्लेट में तब्दील हो जाती है, और मेटामॉर्फिज्म होता है तो फिलाइट में तब्दील हो जाती है, और ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो सिस्ट में तब्दील हो जाती है, और ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो नीस में तब्दील हो जाती है। तो पेरेंट रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग चट्टान थी वो थी शैल, SHALE। उसका ज्यों ज्यों मेटामॉर्फिज्म का ग्रेड बढ़ता है, सेल से वो स्लेट, स्लेट से फिलाइट, फिलाइट से सिस्ट और सिस्ट से नीज में तब्दील हो जाती है। ये बात इस वाक्य में समझाई गई कि एक ही चट्टान विभिन्न मात्रा में कायांतरण से अनेक चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है, अतः कायांतरित चट्टानों में क्रम निर्धारण में कायांतरण की मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक स्थान पर जहाँ कायांतरण तीव्र है, सिस्ट व नाइस पाई जा सकती है, जबकि दूसरे स्थान पर कम कायांतरण के कारण वही चट्टानें स्लेट या फिलाइट तक ही परिवर्तन
परिवर्तित हो पाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी क्रम में सेल से लेके नीस किस तरह से बनती है। अगले पैरामीटर्स, आग्नेय अंतर्वेदों से संबंध। उस क्षेत्र में जो चट्टानें मिलती हैं उनके आसपास अगर इग्नस इंट्रूजन्स हैं, कोई इग्नस एक्टिविटीज़ हैं, इग्नस इंट्रूजन की एक्टिविटीज़ के आधार पर भी उनको कोरिलेट किया जा सकता है। आग्नेय अंतर्वेद अपने से पुरानी चट्टानों को काटते हैं। निश्चित रूप से इंट्रूजन किस में होगा? इग्नस इंट्रूजन अगर हुआ है तो वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में ही हुआ होगा। अतः आग्नेय अंतर्वेद अपने से पुरानी चट्टानों को काटते हैं तथा अपने बाद की चट्टानों को प्रभावित नहीं कर सकते। इस प्रकार आग्नेय अंतर्वेदों से विभिन्न स्तरों की आपेक्षिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो अगर कहीं पे रॉक फॉर्मेशंस के अंदर इग्नस इंट्रूजन की एक्टिविटी नज़र आ रही है तो वो इग्नस एक्टिविटी की जो एक्टिविटी निश्चित रूप से किस में होगी? उस इग्नस इंट्रूजन के कालखंड से पहले जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थी उसी में तो जाकर वो इंट्रूड करेगी। तो वो उसका एज रिलेशनशिप में भी ये इंट्रूजन जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और नेचुरली उसके यंगर एज की जो चट्टानें होंगी उनको प्रभावित नहीं करेंगे कि वो इग्नस इंट्रूजन जब हुआ तो उससे बाद में जो चट्टानें बनी उसको तो वो प्रभावित नहीं कर पाई। और प्रभावित किसको किया? जब इंट्रूजन से पहले की जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स उसमें थी उसमें वो इन्वेड हुई। तो इस तरह से हम इग्नस इंट्रूजन के आधार पर भी ओल्डर रॉक्स और यंगर रॉक्स का निर्धारण कर सकते हैं और उनका कोरिलेशन ज्ञात किया जा सकता है। अगला पैरामीटर है संरचनात्मक एवं विवर्तनिक विक्षोभ, यानी स्ट्रक्चरल एंड टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस। इसके आधार पर किस तरह से कोरिलेशन किया जाता है। इन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफी में ये 8वां महत्वपूर्ण पैरामीटर है। पृथ्वी के पूरे इतिहास में अनेक संरचनात्मक और विवर्तनिक विक्षोभ हुए हैं। इनके द्वारा पूर्ववर्ती चट्टानें प्रभावित हो गई किंतु बाद की चट्टानों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक वैसे ही अभी जो हमने 7वां पैरामीटर देखा, इग्नस इंट्रूजन भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल और टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस किसको करेंगे प्रभावित? ऑलरेडी जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनको करते हैं। बाद में होने वाले विक्षेपों से पूर्व के विक्षेपों द्वारा निर्मित स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। उन क्षेत्रों में जो कि अत्यधिक विक्षुब्ध हो चुके हैं, स्तर विन्यास के अध्ययन में संरचनात्मक और विवर्तनिक विक्षोभों का सूक्ष्म अध्ययन अत्यधिक लाभप्रद होता है। अब जैसे हम अरावलीज में भी बात करते हैं तो अरावली में कहते हैं डिफॉर्मेशन 4 प्रकार के हैं। AF1 डिफॉर्मेशन, AF2 डिफॉर्मेशन, AF3 डिफॉर्मेशन, AF4 डिफॉर्मेशन। तो ये 4 फेसेस ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो ये टेक्टोनिक रीजन्स हो सकते हैं और ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं तो वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में अलग अलग समयावधि में उनमें ये डिफॉर्मेशन होता है। तो निश्चित रूप से इन डिफॉर्मेशन के समय के आधार पर उन चट्टानों को किस तरह से कितना डिस्टर्बेंसेस वहाँ हुआ है और ये नेचर ऑफ डिस्टर्बेंसेस अगर 2 अलग अलग क्षेत्रों में भी एक जैसा है तो उन दोनों चट्टानों वाले क्षेत्रों को, चाहे वहाँ चट्टानें भले भिन्न हो लेकिन उनका डिस्टर्बेंस, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस या स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस डिफॉर्मेशन एक तरह का है, तो उसके आधार पर भी हम इन चट्टानों को कोरिलेट कर सकते हैं। अगला 9th जो पैरामीटर है पश्चात धातु अवसादों से संबंध। यह सर्वमान्य है कि अधिकांश पश्चात अयस्क भंडार मैग्मा से निकली गैस तथा गोलों से बनते हैं और आग्नेय अंतर्वेदन क्रिया के अंतिम उत्पाद होते हैं। इग्नस इंट्रूजन के लास्ट प्रोडक्ट। 2 भिन्न भिन्न भागों में यदि एक से लक्षण वाले पश्चात अयस्क भंडार मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये चट्टानें उन अंतर्वेदों से पुरानी होगी जिनमें ये अयस्क भंडार बने हैं। तो इसके आधार पर भी हम चट्टानों को कोरिलेट कर सकते हैं। 10वां जो पैरामीटर है वो रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मिता से जुड़ा हुआ है। चट्टानों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक हाफ लाइफ फिक्स होती है और
इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ के आधार पर जिस चट्टान में वो पाया जाता है सॉरी, उन पुरानी चट्टानों को उनके अंदर पाए जाने वाले ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनकी आयु निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ईडिया कारण 630 मिलियन ईयर्स से लेके होलोसीन तक के कालखंड में तो हमको मान लीजिए फॉसिल मिलते हैं, तो उसके आधार पर हम उनकी चट्टानों का आयु का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन जो पुरानी चट्टानें हैं, जो आर्कियन की है या लोअर प्रोटेरोजोइक्स की है, मिडिल प्रोटेरोजोइक्स की है, जिसमें फॉसिल नहीं मिलते हैं, तो उन पुरानी चट्टानों का कालखंड कैसे पता लगे, उनकी आयु का पता करने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी का उपयोग करते हैं। तो उनमें पाए जाने वाले ये रेडियोधर्मी जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनकी अर्धायु हमको पता है, कितना उनका विघटन हो गया, अब कितना शेष रह गया, और उनकी रेट ऑफ ये जो डिसइंटीग्रेशन है इसके बारे में, इन सब के अध्ययन से रेडियो एक्टिविटी के आधार पर हम चट्टानों का हम एज डिटरमाइन करते हैं। तो अगर दो अलग अलग जगहों की भिन्न भिन्न प्रकार की या एक ही प्रकार की चट्टानों की डेटिंग एक समान काल की आती है, तो उसके आधार पर हम उन चट्टानों का भी सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं और उनको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एट द सेम टाइम फ्रेम उनको सेट कर सकते हैं। तो यह पाया गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व निश्चित गति से विखंडित होते हैं और उनके विखंडन से नए तत्वों का निर्माण होता है। रेडियो एक्टिव विधि द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व से बने नए तत्व का अनुपात ज्ञात कर उसकी आयु ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार किसी भी खनिज की जिसकी किसी तत्व में इस प्रकार की क्रिया हो रही हो, आयु ज्ञात की जा सकती है। वर्तमान में इसके लिए यूरेनियम लेड, थोरियम लेड, पोटेशियम आर्गन और रुबिडियम स्ट्रोंशियम विधियाँ प्रयोग में लाई जा सकती है। और जो कंपेरेटिवली यंग एज की जो चट्टानें हैं, 10,000, 15,000, 12,000, तो वहाँ कार्बन डेटिंग के आधार पर भी हम उनकी आयु का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटी के पैरामीटर्स पे भी उन चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैलकुलेशन और उनकी गणना के आधार पर उनकी चट्टानों का काल निर्धारण करते हुए सेम कालखंड की पाई जाने वाली भिन्न भिन्न क्षेत्रों की या एक ही क्षेत्र की और विभिन्न क्षेत्रों की एक ही प्रकार की या भिन्न भिन्न क्षेत्रों की चट्टानों को सेम एज के आधार पर उनका कोरिलेशन किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 10 पैरामीटर्स के आधार पर प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफी सेट होता है और इनके आधार पर हम स्तरित सेल विज्ञान के तहत चट्टानों को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। ये स्तरित सेल विज्ञान के सिद्धांत, इसके बारे में आज के इस व्याख्यान में आपके साथ मैंने जानकारी साझा की। इसी वीडियो का PDF कन्वर्ट करके PDF फाइल आपके कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाएगा और इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस व्याख्यान से संबंधित हैं। आप कोविड-19 की इस महामारी के दौर में घर बैठकर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर जो ये विभिन्न विषयों के टॉपिक पर भिन्न भिन्न वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करें, उन्हें देखें, सुनें, उनकी PDF का अध्ययन करें, अपने नोट्स बनाएं और जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर दें और घर बैठे अपनी पढ़ाई को यथावत जारी रखें।